खबरों के बीच शुरुआत करते हैं राजस्थान से। कर्नाटक के बाद कांग्रेस का फोकस अब राजस्थान पर शिफ्ट हो गया। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह कराने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में अशोक गहलोत और सचिन पायलट से मुलाकात करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान को खत्म करने के लिए खड़गे दोनों नेताओं से अलग अलग मिलेंगे और उनकी बात सुनेंगे। सूत्रों के मुताबिक चुनाव से पहले सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्छ बनाया जा सकता है। हालांकि खड़गे से मुलाकात करने से पहले अशोक गहलोत से एक बार फिर सचिन पायलट पर निशाना साध दिया। पूरी जिंदगी में सुने नहीं कभी भी कि कोई भी नेता कोई चीज मांगे कि मुझे मिल जाए या हाईकमांड उनको ऑफर करेगा आप कौन सा पद दोगे। ऐसा रिवाज कांग्रेस में मैंने तो जिंदगी में कभी देखा नहीं है। जितने आपके मीडिया वाले जो प्रचार करते रहते हैं, स्टोरी बनाते रहते हैं या लोग बनवाते रहते होंगे, उसमें कोई दम नहीं होता है। हाईकमांड इतनी मजबूत आज भी है, कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि ऐसी स्थिति नहीं आई कि आप किसी को मनाने के लिए ऑफर करो आप कौन सा पद स्वीकार करोगे। ऐसा आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं जिंदगी में, ना कभी होगा। तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मन मुताबिक पद तो कांग्रेस में किसी को मिलता नहीं। उन्होंने तो पहले कभी जीवन में ऐसी बात देखी नहीं। खैर, क्या चल रहा है कांग्रेस में और राजस्थान को लेकर क्या है तैयारियां, हमारे साथ हमारी संवाददाता पल्लवी घोष जुड़ गई हैं। तो पल्लवी, अब राजस्थान पर नजर है कांग्रेस की और कर्नाटक जैसी स्थिति वहां भी, क्योंकि एक तरफ है सचिन पायलट तो दूसरी तरफ है अशोक गहलोत। अब इनमें कैसे संतुलन साधेगी कांग्रेस, ये थोड़ी मुश्किल तो है। दिक्कत इस बात की है कि अब चुनाव होने में बस चंद महीने बाकी रह गए हैं और ऐसे में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि अक्सर आलाकमान ने ये कहा है और ये आदेश भी दिया था कि दोनों के बीच में कोई बातचीत होनी बहुत जरूरी है और कोई औपचारिक रूप से या पब्लिकली कोई स्टेटमेंट एक दूसरे के खिलाफ ना दे। लेकिन आप लोगों ने सबने देखा होगा कि ऐसा नहीं हुआ। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के बारे में कहा कि उनको दिवालियापन हो चुका है। जहां तक पायलट का मानना है, उनका यह भी जवाब था कि लगता है कि उनके नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे सिंधिया है। इस बीच 31 तारीख को सचिन पायलट का जो एक डेडलाइन था कि तब तक इन्वेस्टिगेशन की या जांच का आदेश दे देना चाहिए, वो खत्म होने वाला है और इसलिए ये दबाव है कांग्रेस अध्यक्ष पर कि जल्द से जल्द वो एक फैसला ले कि दोनों के बीच की दूरियां कैसे कम की जाए। और क्या है फॉर्मूला? एक फॉर्मूला ये भी है कि एक बार फिर से सचिन पायलट को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। जहां तक हम राज्य की बात करें, इसका मतलब यह हुआ कि उनका कद और पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि चुनावी मौसम में कौन टिकट किसको मिलता है ये फैसला राज्य के अध्यक्ष करते हैं। लेकिन इसी बीच में अशोक गहलोत ने यह कह डाला कि ऐसा कोई प्रेशर के बीच में हम नहीं आएंगे। जाहिर सी बात है कि वो नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि चुनावी माहौल में कि ये अध्यक्ष के हाथ में रहता है कि टिकट किसको दिया जाए और जो टिकट देने वाला है उसके हाथ में बहुत ही ताकत या पावर होता है। बिल्कुल। फिलहाल के लिए शुक्रिया पल्लवी। तो आज शाम को मुलाकात में क्या निकलता है इस पर नजर रहेगी। इधर मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर 3 मई से हिंसा भी जारी है। कल एक बार फिर से इम्फाल में लगे सैरो और सुगनू इलाके में हिंसक झड़पें हो गई। इसमें से एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 12 लोग घायल हैं। राज्य में हिंसा के चलते अब तक करीब 80 लोगों की जान जा चुकी है। 26 दिनों से जारी हिंसा के बीच पुलिस ने 40 लोगों का एनकाउंटर किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन ने इन एनकाउंटर की पुष्टि की है और कहा है कि मारे गए लोग मिलिटेंट हैं। हालांकि बिगड़ते हालात को देखते हुए अब खुद गृह मंत्री अमित शाह आज जो शाम मणिपुर पहुंच रहे हैं, वो 1 जून तक मणिपुर में रहेंगे और राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राज्य सरकार, सुरक्षा बलों और कुकी मैतेई समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हिंसा के दोषियों को तेजी से ढूंढा जा रहा है। No, just mass combing operations along with the helicopter surveillance has started, and we are trying to find out if the culprits, those militants who are attacking the civilians. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी के कार्यकाल को प्रगति और विकास से भरपूर बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में टैक्स पेयर्स का
एक एक पैसा गरीबों के उत्थान पर खर्च हुआ है। कांग्रेस काल में दी गई कोरोना काल में दी गई वैक्सीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। For the first time in the country, the poor have got security as well as dignity. Those who were made to realize for decades that they are a burden on the development of the country, today they are speeding up development of the country. Every paisa of what is earned through tax money is being spent properly for serving the poor. The vaccine is a classic example. 2024 के लोकसभा चुनाव करीब हैं, लेकिन इससे पहले देश की राजनीति में इतनी खटास आज तक कभी देखने को नहीं मिली। राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन अब कहानी मतभेद से आगे मनभेद तक पहुंच गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या होगा असर? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर राजनीति में मनभेद, आज का आवाज अड्डा। बाजार में आज रौनक वाला सोमवार रहा। सेंसेक्स निफ्टी दोनों अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बढ़त बनाने में कामयाब रहे। आज रियल्टी, मेटल और बैंकिंग के साथ साथ ऑटो शेयर भी अच्छी तेजी दिखाते दिखे। बाजार का पूरा डिटेल लेकर हाजिर है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, आज जबरदस्त तेजी का दिन, बाजार के अंदर एक अच्छी शुरुआत इस हफ्ते की। क्लियरली आज अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 44,500 के आसपास रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आपको आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा सेक्टर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर छोड़ के सभी सेक्टर्स आपको हरे निशान में दिखाई पड़ेंगे। खास करके रियल एस्टेट, मेटल और बैंकिंग शेयरों में आपको खरीदारी दिखी। इसके अलावा बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी जैसे शेयरों ने बाजार को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने में मदद की। इनफैक्ट हम लोग ऑल टाइम हाई से केवल 1.5% ही दूर हैं। तो कहीं ना कहीं अगर लीडरशिप रही इन स्टॉक्स की तो फिर से एक बार आपको नए हाइज भी दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी में। और जहां तक कि ओएनजीसी का सवाल है, ये टॉप लूजर था निफ्टी का, क्योंकि यहां रिजल्ट्स अनुमान से थोड़े कमजोर आए, जिसके बाद स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाई पड़ी। तो यतिन, अगर हम बात करें कि आज की तेजी में कौन से सेक्टर्स चमकते हुए नजर आए तो वो क्या नाम रहेंगे? तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो क्लियरली ऑटो शेयर्स का दबदबा था। खास करके महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक इंट्राडे में 5% तक ऊपर चला गया। अच्छे नतीजे और नतीजों के बाद अच्छी कमेंट्री के बाद यहां आपको ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। 4% की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा 2-2.5% की तेजी आपने टाइटन, टाटा स्टील और एसबीआई लाइफ जैसे शेयर्स में देखी। लूजिंग साइड पे ओएनजीसी की हमने बात की कि कैसे नतीजे थोड़े बहुत कमजोर थे, जिसके कारण स्टॉक में 3% की मंदी थी। इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजीज, डीवीज लैब, बीपीसीएल जैसे काउंटर्स में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नजर पड़ी। मिड कैप शेयरों में जबरदस्त तेजी थी, खास करके आइनॉक्स विंड रिजल्ट्स के बाद स्टॉक 15% ऊपर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई बैंक यहां हिस्सा बढ़ाने जा रही है, जिसके अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में 8% की तेजी। इंजीनियर्स इंडिया और बीएचईएल जैसे सरकारी कंपनीज में भी 5% की तेजी देखी गई। मिड कैप लूजिंग साइड पे अगर आप देखें तो जीएमआर एयरपोर्ट्स, ये स्टॉक 10% नीचे चला गया। सिटी यूनियन बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये टॉप एफएनओ के लूजर्स रहे। और अनुपम रसायन थोड़े बहुत कमजोर नतीजों के बाद यहां भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। चलिए, शुक्रिया। ये था आज का मार्केट अपडेट और आगे बढ़े। फार्मा और इंश्योरेंस कंपनियों के बाद अब रियल एस्टेट सेक्टर पर जीएसटी विभाग की गाज गिर सकती है। सूत्रों के मुताबिक देश के कई राज्यों के करीब 750 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है। डिटेल्स के साथ है आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, जीएसटी चोरी कहां से पकड़ी गई है और अब क्या एक्शन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए सरकार का इस वक्त जो पूरा फोकस है रेवेन्यू लीकेज को रोकने पर है। और जैसा कि मालूम है 16 मई से देश भर में जो फेक जीएसटी क्रेडिट और जीएसटी चोरी के खिलाफ जो ड्राइव चल रहा है उसमें एक नया खुलासा हुआ है। जो हमें जानकारी मिली है कि करीब 120 बिल्डरों के खिलाफ विभाग, जो जीएसटी विभाग है, शो कॉज नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पूरा जो मामला है करीब 750 करोड़ रुपए के जीएसटी चोरी का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीएसटी चोरी के मामले आए हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डर नहीं है, इसमें मीडियम साइज के बिल्डर भी हैं, जो कि एक 2-3 तरीके मोडस ऑपरेंडी थे इसमें, जो जिस तरह से जीएसटी चोरी कर रहे थे। एक तो ये है कि जीएसटी में आप देखेंगे तो जो कंप्लीटेड फ्लैट होते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन वो किसी तरह से इस पे एडवांस लेके ग्राहकों से किसी तरह से जीएसटी वसूलते थे, जबकि जीएसटी सिर्फ अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट होता है उसी पर जीएसटी लगता है, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट पर नहीं लगता है। इसी तरह से जो इन्फ्लेटेड बिलिंग करते थे, साथ ही साथ एक तरह से कहें तो फेक रिफंड लेते थे। और जो कई राज्यों में अगर देखें तो अलग अलग जीएसटी का स्ट्रक्चर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि जीएसटी
के जो वैल्यू होती है उसमें लैंड के वैल्यू को भी शामिल किया जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इसकी आड़ में ये लोग ग्राहकों को बेवकूफ बना रहे थे और ग्राहकों से जीएसटी वसूल कर डिपार्टमेंट को जमा नहीं कर पा रहे थे। और ये जो पूरा पता चला है, ये जो जब पूरी जो डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट करता है और खंगालता है, इनकम और रिटर्न का मैचिंग करता है, उसमें ये सब पता चला है कि ये तो पैसे तो वसूले जा रहे हैं लेकिन ये जीएसटी के खाते में बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम बिल्डर जो 120 के करीब हैं, उनको शो कॉज नोटिस भेजने की तैयारी जो है विभाग कर रहा है। जी आलोक, बहुत शुक्रिया। तो अब रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी चोरी को रोकने की सरकार की कोशिशें तेज हो गई हैं। इधर जल्दी ही आपको नंबर के साथ कॉल करने वाले का नाम भी अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई इसी हफ्ते कॉलिंग नेम पर अपनी सिफारिशें जारी कर सकता है। खबर लेकर आ गए हैं असीम मनचंदा। तो असीम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ प्राइवेट ऐप्स ऐसा देते थे फैसिलिटी, लेकिन अगर अब ये प्रॉपर हर ऑपरेटर को मिलेगी और हर कॉल करने वाले का नाम दिखाई देगा तो कंज्यूमर्स के लिए बहुत आसानी होने वाली है। देखिए, सरकार चाहती है कि साइबर अपराध और स्पैम को कम किया जा सके। इसके लिए पिछले साल दूरसंचार विभाग ने ट्राई से पूछा था कि क्या कॉल करने वाले उपभोक्ता का नंबर के साथ साथ नाम भी दिखाया जा सकता है। तो ट्राई ने सभी स्टेक होल्डर्स की नवंबर में इस पर राय मांगी थी। मार्च में सभी स्टेक होल्डर के साथ इसके ऊपर एक चर्चा भी हुई थी। उसके बाद जब हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, ट्राई ने इस पर अपना काम पूरा कर लिया और जल्दी अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को सौंप सकता है। ट्राई ये मैंडेट कर सकता है कि जो भी बल्क नंबर लेने वाली कंपनियां है, जो टेलीमार्केटिंग कंपनियां, उनका नाम डिस्प्ले किया जाए। और इतना ही नहीं, जो टेलीकॉम कंपनियां वो सब्सक्रिप्शन के आधार पर नाम दिखाने की सर्विस शुरू कर सकती है। यानी कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको कॉल कौन कर रहा है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा पहले टेलीकॉम कंपनियों की सेवा के साथ, उसके बाद ही आपको नाम देखने को मिलेगा। अभी ट्रू कॉलर जैसे ऐप इस सर्विस को देते हैं लेकिन उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता। लेकिन ट्राई की सिफारिशों के बाद नए तरीके से नया डाटा का इस्तेमाल करते हुए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कॉल कौन कर रहा है। इससे आप फ्रॉड और स्पैम दोनों से बच सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो जब ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी तो काफ़ी फायदे की रहेगी और ऑनलाइन फ्रॉड से भी मुकाबला करने में इससे आसानी होगी। अब बात स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस विदेशों में भी एक्सपोर्ट की जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सेमी हाई स्पीड T18 ट्रेन के लिए ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जल्द ही टेंडर जारी कर सकती है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो दीपाली, अब तो इंडिया में रोज ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक नई वंदे भारत इंट्रोड्यूस हो रही है। इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या खबर है, क्या डिटेल है इस पर? देखिए, इस साल के आखिर तक देश के 70 से ज्यादा शहरों में हम वंदे भारत ट्रेन को दौड़ते हुए देखेंगे। ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की टेक्नोलॉजी को काफी पसंद किया जा रहा है। यही वजह है कि रेल मंत्रालय अब T18 के एक्सपोर्ट पर भी विचार कर रहा है। सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि चेन्नई में ICF, जो कि रेलवे की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कोच फैक्ट्री है, उसे ये निर्देश दिए गए हैं कि वो वंदे भारत ट्रेन जो विदेशों में एक्सपोर्ट की जाएगी उसका प्रोटोटाइप बनाने के लिए टेंडर जारी करें। अभी जो टेंडर जारी किए जाएंगे वो इस तरह से अलग होगा कि पहली बार स्टैंडर्ड गेज ट्रैक के लिए इस टेंडर को जारी किया जाएगा। अगर विदेशों की बात करें तो वहां पर ज्यादातर जो ट्रैक है वो स्टैंडर्ड गेज का ही है, और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर रेल नेटवर्क का ज्यादातर हिस्सा ब्रॉड गेज का है। तो ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज के जो डिजाइन है कोचेस के, उसमें फर्क होता है। इसलिए पहली बार ICF स्टैंडर्ड गेज के लिए वंदे भारत ट्रेन का टेंडर जारी करेगी। अगले 1 महीने के अंदर टेंडर जारी किया जाएगा। और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो प्रोटोटाइप बनेगा उसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर शोकेस किया जाएगा और अगर डिमांड आती है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग देश में शुरू की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। इधर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने NVS-01 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज NVS-01 सैटेलाइट को GSLV F-12 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। NVS-01 सैटेलाइट का वजन 2000 किलो से ज्यादा है। ये सैटेलाइट भारत की नेविगेशन सिस्टम को मजबूती देगी और खास तौर पे भारतीय सशस्त्र सेनाओं को इससे काफी फायदा मिलेगा। बहुत सारी ऐसी जानकारी जिस पर अभी तक विदेशी सैटेलाइट्स पर निर्भर रहना पड़ता था, अब वो इस सैटेलाइट के जरिए देश के अंदर ही मिल जाएंगी। Stage separated, second stage ignited.
और अब बात आईपीएल की। गुजरात और चेन्नई के बीच होने वाले आईपीएल के फाइनल मुकाबले को आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। 16वें सीजन का फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला जाना है। रविवार को अहमदाबाद में शाम से ही बारिश हो रही है, इस कारण कल पहले दिन खेल को रद्द करना पड़ा था और आज मैच को रिजर्व डे पर शिफ्ट किया गया है। अगर बारिश के कारण आज भी मैच रद्द होता है तो लीग में टॉप पर रहने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। दर्शकों के लिए बता दें कि रविवार के फाइनल मैच का टिकट खरीदने वाले दर्शकों को नया टिकट इशू नहीं होगा। फिजिकल टिकट रखने वाले दर्शक कल के ही टिकट पर स्टेडियम में आज भी एंट्री ले पाएंगे। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने आज स्वदेश एक्सपीरियंस सेंटर के शिल्पकारों और कारीगरों का उत्साह बढ़ाया। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर मुंबई में देश की अलग अलग पारंपरिक कलाओं को शोकेस करने के लिए स्वदेश एक्सपीरियंस जोन बनाया गया है। कल्चरल सेंटर में आने वाले विजिटर्स से एक्सपीरियंस जोन काफ़ी प्यार और सराहना पा रहा है। स्वदेश जोन अब सभी विजिटर्स के एक्सपीरियंस और सपोर्ट के लिए उपलब्ध है। यहाँ पहुंचकर नीता अंबानी ने आर्टिजन से बातचीत की और उनके काम करने के तरीकों को देखा। नीता अंबानी ने कला की जटिलता की चर्चा की और शिल्पकारों से मिलकर खुशी जताई। Oh, how lovely. This is blue pottery tile and blue pottery beads, and this is a patwa craft. I'm trying my best to protect this craft. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।